नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो स्तर है लगातार एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ठंड की आहट आती है दिवाली के आसपास हमेशा देखने को मिलता है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। वही इस बार भी हो रहा है, हर साल की बार। कई इलाकों में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 तक पहुंच गया है। आज प्रदूषण के मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फिर से लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 में संशोधन करे और प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए। पंजाब सरकार की प्रदूषण के मद्देनजर जो फंड मांगे हैं उस पर केंद्र सरकार 2 हफ्ते में फैसला ले रही है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कोर्ट साल दर साल आदेश देता आया है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। जब तक कठोर फैसले नहीं लिए जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है। अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। सभी पक्षों को अगली सुनवाई से पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती दिखाई है। केंद्र, पंजाब और हरियाणा को फिर कटघरे में खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निराशा और हताशा जताते हुए कहा कि वो वक्त आ गया है जब सरकारों को याद दिलाया जाए कि भारत के हर नागरिक को ये मौलिक अधिकार है जीने के अधिकार के तहत कि वो गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिना प्रदूषण के जी सके, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में वो रह सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्त आ गया है कि सरकारों को ये बात याद दिलाई जाए, आपस में मिलकर सरकारों को कदम उठाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार कानून तो ले आई, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लेकिन उसको लागू नहीं किया, नियम भी नहीं बनाए, ये भी तय नहीं किया कि आखिर इन मामलों का फैसला कौन करेगा। इससे ये जो कानून है ये टूथलेस हो गया है और इसके पास कोई शक्ति नहीं बची है, जिसके कारण नियमों को, कानूनों को तोड़ने वाले जो हैं वो आसानी से बच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आंकड़ों के आधार पर पंजाब और हरियाणा सरकार को भी घेरा और साथ साथ ये कहा कि आप दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जो नियमों का पालन कराने में असफल रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब को चीफ सेक्रेटरी उनके यहाँ मौजूद थे, कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आपने मामूली प्रावधान के जरिए जुर्माना वसूल लिया, पिक एंड चूज़ की नीति आप अपना रहे हैं, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, किसी से जुर्माना वसूल रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कोई भी ठोस कदम आप नहीं उठा रहे हैं। आप ये संदेश दे रहे हैं कि नियम कानून जो तोड़ेंगे वो आसानी से बच निकलेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, जुर्माना भारी से भारी वसूला जाए और आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। कठोर जो नियम हैं उनके तहत, कठोर कानूनों के तहत आपराधिक मुकदमे पराली जलाने वालों के खिलाफ किए जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये भी कहा है कि दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और कानून तोड़ने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि 4 नवंबर तक जब अगली सुनवाई होगी तो इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो दिल्ली के भीतर जो प्रदूषण फैलता है, चाहे उसमें 13 हॉटस्पॉट हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ का मुद्दा हो, चाहे ट्रकों की एंट्री का मुद्दा हो, या फिर जो कूड़ा जलाया जाता है खुले में उसका मुद्दा हो, उस पर भी 4 नवंबर को सुनवाई करेगा। और सभी पक्षों से, केंद्र और राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है। अगली सुनवाई काफ़ी अहम होने वाली है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक बड़ा कारण पंजाब और हरियाणा में पराली जलाना, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है, पाबंदी के बावजूद पराली जलाई जा रही है। राज्य सरकार ने पराली पंजाब जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू तो की है, लेकिन हरियाणा के कुछ किसानों को गिरफ्तार करके और पंजाब में किसानों के खिलाफ एफआईआर अब दर्ज की जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि सरकार की ओर से उन्हें पराली हटाने की जो मशीनें हैं वो दी नहीं जा रही हैं।
पंजाब की पराली जलाने का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और पंजाब में लगातार हम देख रहे हैं गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। लगातार 897 FIR की है, लेकिन किसान अपनी मजबूरी दिखाता है कि क्यों उसको पराली जलानी पड़ती है। इस समय हम एक खेत में है, यहाँ पे हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसान पराली इकट्ठी कर रहे हैं क्योंकि किसानों को लग रहा है कि शायद ये पराली कोई उठा के ले जाएगा, शायद कोई फैक्ट्री वाले ले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो किसान है वो कहता है मेरी मजबूरी है कि मुझे ये पराली जलानी पड़ती है। तो आइए किसान है जो उनसे बात करते हैं। तो शेखू साहब, आप भी लैंड होल्डिंग रखते हैं, आप भी किसान हैं, तो क्या ऐसी मजबूरी है किसान की कि किसान को पराली जलानी पड़ रही है? पराली की तो मजबूरी ऐसे है साहब के टाइम आज 21 अक्टूबर हो गया, सोइंग का टाइम शुरू हो गया और हमने ये 10th या 15 नवंबर तक सोइंग करनी है और उसके लिए हमारे पास अभी तक कोई भी बेलर्स बेलर्स बेशक गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, लेकिन वो बहुत ही वो जो जितना काम है इंफ्रास्ट्रक्चर का 10% ही इशू हो रहा है। वो कम से कम 50% तक आ जाए तो वो एक सिस्टम बन जाएगा, तो फार्मर अपना इकट्ठी करने में कामयाब हो सकता है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट भी एक फुली कमिटेड नहीं है कि पराली के लिए फार्मर को हम फोकस होके ऑर्गेनाइज होके हेल्प कर पाए। हालत तो ऐसी है जी, कोई सरकार महकमे वाले आकर बोल देते हैं भी ऐसे करो, अगल मत लगाओ, कोई मशीनरी हमारे को देते नहीं। यहाँ पे बेलर की कोई सुविधा नहीं है, फिर मजबूरन हमारे को आग लगानी पड़ती है और कहने से कुछ नहीं होता जी। अगर हमारे को मशीन दे जहाँ से बेलर मिल जाए सही टाइम पे तो इसकी गठ बन जाएगी। हम यही करते हैं रिक्वेस्ट भी सोसाइटीज़ को इनको दें। पर सरकार कहती है हम मशीन्स पूरी दे रहे हैं, मशीन्स में कोई कमी नहीं। कॉम्पनसेशन को लेके लगातार आपकी भी लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर पहुंच चुका है। सरकार कह रही है हम मशीन सारी दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि मशीन नहीं पहुंच रही? अपनी लिस्ट दे दें कौन कौन से गांव में दी है। और ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का भी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। फ्रेंड्स, मैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हर एक्सेलेंसी दिल्मा रूसेफ का अभिनंदन करता हूं। पिछले 10 वर्षों में यह बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास के लिए महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। भारत के गिफ्ट सिटी के साथ साथ अफ्रीका तथा रूस में रीजनल सेंटर्स के खुलने से इस बैंक की गतिविधियों को बल मिला है और लगभग $35 बिलियन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। एनडीबी को डिमांड ड्रिवन सिद्धांत पर काम करते रहना चाहिए और बैंक का विस्तार करते हुए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, हेल्दी क्रेडिट रेटिंग और मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करने पर प्राथमिकता रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, नए स्वरूप में ब्रिक्स $30 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है। हमारे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल और ब्रिक्स विमेन बिजनेस अलायंस की विशेष भूमिका रही है। इस वर्ष ब्रिक्स के अंदर WTO रिफॉर्म्स, ट्रेड फैसिलिटेशन इन एग्रीकल्चर, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, ई-कॉमर्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जो सहमति बनी है उससे हमारे आर्थिक सहयोग को बल मिलेगा। इन सब पहलों के बीच हमें स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के हितों पर भी फोकस करना चाहिए। मुझे खुशी है कि 2021 में भारत की अध्यक्षता के दौरान
प्रस्तावित ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम इस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। भारत द्वारा दिया गया रेलवे रिसर्च नेटवर्क का इनिशिएटिव भी ब्रिक्स देशों के बीच लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस साल ब्रिक्स देशों में यूनिडो के साथ मिलकर इंडस्ट्री 4.0 के लिए स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर बनी सहमति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2022 में लॉन्च किया गया ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर सभी देशों की स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमें डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में खुशी होगी। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज हमारी साझी प्राथमिकता का विषय रहा है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स ओपन कार्बन मार्केट पार्टनरशिप के लिए बनी सहमति का स्वागत करता है। भारत में भी ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन ट्रांजिशन पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एक पेड़ मां के नाम जैसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पिछले वर्ष COP28 के दौरान हमने ग्रीन क्रेडिट जैसे महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की। मैं ब्रिक्स पार्टनर्स को इन इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिली है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। हमारे अनुभव आप सभी के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। पिछले वर्ष हिज हाइनेस शेख मोहम्मद के साथ मिलकर हमने इसे UAE में भी लॉन्च किया। अन्य ब्रिक्स देशों के साथ भी इसमें सहयोग किया जा सकता है। फ्रेंड्स, भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलैरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी चर्चाओं के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के रूप में मैं राष्ट्रपति लूला को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत आपकी ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूरा सहयोग देगा। एक बार फिर राष्ट्रपति पुतिन और सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। Спасибо большое, уважаемый господин премьер-министр. Мы все говорим о необходимости обеспечить высокие темпы экономического роста. Вам это как раз удается. Мы вас поздравляем с этими результатами. 7,5% роста – это
пример для многих из нас. И спасибо за ваши инициативы. Благодарю вас. Пожалуйста, слово президенту Ирана. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور محترم فدراسیون روسیه، رؤسای محترم کشورهای عضو بریکس، عالی جنابان، خانم‌ها و آقایان، امروز در حال نخستین اجلاس بریکس جدید یا بریکس بزرگتر رو برگزار می‌کنیم که بسیاری از امیدها برای ایجاد یک جهان عادلانه‌تر، امن‌تر و شکوفاتر در دنیای پس از جنگ سرد. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में जो इस वक्त बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हुए कि भारत में यूपीआई की किस तरीके से एक सक्सेस स्टोरी रही है, और साथ ही साथ ये भी कहते हुए कि उन्होंने जो पूरी जो ब्रिक्स देशों का जो समागम है उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को, रशिया के राष्ट्रपति को बधाई भी दी, और उन्होंने कहा कि चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स जो है एक सक्षम प्लेटफॉर्म है। प्रधानमंत्री ने भारत जिस तरीके से इसमें एक अहम रोल निभाता रहा है उसके बारे में भी चर्चा की, और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, यानी कि जिस तरीके के उन्होंने ग्रीन एनर्जी पर भारत जोर दे रहा है और यूपीआई डिजिटल पेमेंट की तरफ भारत ने जो एक अग्रसर कदम उठाए हैं, उन सारे यहाँ पर कदमों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए कजान रशिया में हैं, और यहाँ पर उन्होंने कल राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की थी, द्विपक्षीय बातचीत, और आज चीन के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बातचीत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। कजान के एक्सपो सेंटर में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ मेज़बान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तमाम अन्य देश शामिल हैं। चलिए तो वापस आपको भारत लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली की हम बात कर रहे थे, और दिल्ली में किस तरीके से पोल्यूशन जो है, यानी कि जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उससे परेशानियां भी बढ़ रही हैं। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर दिल्ली में जो क्लास स्टैंडिंग है उसको मंजूरी, क्लाउड सीडिंग जो है उसको मंजूरी दी गई है। ये आपातकालीन बैठक बुलाने के बाद मंजूरी दी गई। क्लाउड सीडिंग क्या होती है? क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि कृत्रिम रूप से इसमें वर्षा करने का कोशिश की जाएगी, और कम से कम पोल्यूशन जो जिस तरीके से धुआं और पोल्यूशन जो आपको एक सतह दिखाई पड़ती है इस आर्टिफिशियल बारिश से, उसको नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो। अब क्लाउड सीडिंग की जो मंजूरी है ये एक आपातकालीन बैठक में दी गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखकर उन्होंने दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन जो बारिश है उसके जरिए प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न विभागों की आपातकाल मीटिंग बुलाने और मंजूरी देने की मांग की है। इसके पहले भी मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर एक सप्ताह के भीतर मंजूरी नहीं दिलाई गई तो इस बार भी जो आर्टिफिशियल बारिश है, कृत्रिम बारिश जो है, उसके जरिए प्रदूषण को कम करने का प्रयोग नहीं हो पाएगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज वजीरपुर बैराज का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। आतिशी ने दिल्ली के आबोहवा के प्रदूषण के लिए बीजेपी शासित हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहराया है। आज दिल्ली के पानी में, यमुना में प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपना इंडस्ट्रियल अनट्रीटेड वेस्ट यमुना नदी में भेज रहे हैं, वजीराबाद बैराज पे भेज रहे हैं, कालिंदी कुंज बैराज पे भेज रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से कालिंदी कुंज बैराज पे लगातार झाग बन रही है। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है।
चलिए एक बार फिर से आपको वापस ब्रिक्स समिट लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले बातचीत की और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने भारत में जो ग्रीन एनर्जी और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट यानी कि यूपीआई को लेकर जो आगे कदम उठाए हैं उस पर भी प्रधानमंत्री ने बाकी देशों को अवगत कराया। ब्रिक्स की 16वीं बैठक रशिया रूस में कजान में हो रही है, जहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अभी बातचीत करते हुए यूपीआई को एक बड़ी सक्सेस स्टोरी बताया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है। भारत और चीन की सीमा पर जो पहल की गई है वापस पेट्रोलिंग की, 2020 से पहले की पेट्रोलिंग की जो बातचीत की गई है उसको लेकर जो एक सकारात्मक कदम उठा है उसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि कोशिश यही होगी कि दोनों देशों के बीच में एक पहल हो सके तनाव को मिटाने के लिए। इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कादम्बनी कजान में है, रशिया में इस पूरी ब्रिक्स समिट को कवर कर रही हैं। कादम्बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन अभी हुआ है, एक महत्वपूर्ण, उन्होंने कई सारी बातें इसमें कही, ब्रिक्स समिट को सक्षम बताया दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए भी। तो किस तरीके से भारत एक तो अगर बाकी देशों की बात करें, चाहे अमेरिका हो और चाहे यहाँ पर आकर रूस और चीन के साथ भी एक समन्वय बैठाकर चलने की जो कम से कम कोशिश है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल समन्वय और पीपल सेंट्रिक होने की बात यहाँ पर लगातार पीएम कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि ये एक अलग थलग करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है बल्कि साथ लाने वाला प्लेटफॉर्म है। अभी जो उन्होंने ओपन प्लेनरी में जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने व्यापार की बात की है, बिजनेस की बात कही है कि उसमें सहमति बनी है, इंडस्ट्री के लिए उन्होंने 4.0 की सहमति बताई है, डिजिटल हेल्थ में भारत का सफल अनुभव उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स के लिए काफी अहम है। और जो भारत की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है जो यूपीआई, जिसमें जो भी वो देखता है वो उससे इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाता, तो उसको भी उन्होंने मेंशन किया है कि यूपीआई भारत की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों ने अपनाया है, पीएम ने यहाँ पर ब्रिक्स में ये कहा है। और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन की बात पीएम ने कही है कि जो प्रयास है उसके लिए ब्रिक्स में उसका वो स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिक्स देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आपको पता है कि ब्रिक्स देशों में कई क्षेत्र हैं, अफ्रीका है, एशिया है, मिडिल ईस्ट है, सेंट्रल एशिया है, तो ये सभी देश इसमें शामिल हैं। तो एक बहुत अहम ये प्लेटफॉर्म हो गया है। भारत की विविधता और मल्टी पोलैरिटी की बात यहाँ पर पीएम ने की है। ये भी इस मायने में अहम है क्योंकि यहाँ पर भी एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सबको साथ लेके आगे बढ़ा जा रहा है। तो पीएम ने ब्रिक्स को जिस तरह से कई देशों ने राइट ऑफ कर दिया था, तो पीएम ने ये कहा है कि ब्रिक्स ने पिछले कुछ वक्त में, पिछले 2 दशकों में अनेक सफलताएं भी हासिल की हैं और आने वाले वक्त में जो चुनौतियां हैं उनका भी सामना करने के लिए और प्रभावी होकर उभरे, ये उम्मीद है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जिस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है उसकी भी बात उन्होंने की है। छोटे और मध्यम उद्योगों की बात की है, ये बेहद अहम है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए और ग्लोबल साउथ के कई देशों के लिए ये बेहद अहम है। तो ये सभी चीजें जो है इसका उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है ओपन प्लेनरी में, और ये बेहद अहम होता है खासकर अभी इस वक्त में। जब उन्होंने पहले जब क्लोज प्लेनरी था उस समय ये कहा कि दुनिया इतनी डिवाइडेड दिख रही है, चाहे नॉर्थ साउथ की बात हो या पूर्व पश्चिम की बात हो, चुनौतियां हर प्रकार की हैं, क्लाइमेट हो या बाकी आतंक की चुनौती हो। वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि आतंक पर दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। तो ये सभी चीजें उन्होंने यहाँ ब्रिक्स में बेहद साफ तौर पर कही है। बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो कादम्बनी बता रही थी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और ब्रिक्स में जिस तरीके से आगे कदम बढ़ाए गए हैं उस पर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में चर्चा की है।
महाराष्ट्र विधानसभा के मद्देनजर एनसीपी अजीत पवार गुट के 38 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें 95% मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। इस सूची में प्रमुख नेताओं में नवाब मलिक और सना मलिक का नाम शामिल नहीं है। अजीत पवार खुद बारामती विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। छगन भुजबल येवला से बनाए गए हैं उम्मीदवार। दिलीप वलसे पाटिल को अंबेगांव से टिकट दिया गया है। हसन मुशर्रफ को कागल से टिकट दिया गया है। परली से धनंजय मुंडे को, श्रीवर्धन से उदित तटकरे को और एनसीपी से 6 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। वहीं भाजपा नेता मानिकराव गावित के बेटे भरत गावित को भी शरद पवार की पार्टी ने, माफ कीजिएगा, अजीत पवार की पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर अजीत पवार की पार्टी के सहयोगी और सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। एकनाथ शिंदे कोपरी से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल महायुति में सीट शेयरिंग पर बात लगभग तय हो गई है। इसके मद्देनजर सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उन्होंने करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में बीजेपी 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 70 से 80 सीटों पर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 52 से 54 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने माहिम सीट से सदानंद शंकर को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी मैदान में हैं। लिस्ट में उन सभी विधायकों के नाम भी शामिल हैं जो बगावत के समय शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर आए थे। साथ ही सरकार में शिंदे गुट के मंत्रियों के नाम भी इस लिस्ट में हैं। पार्टी ने नए चेहरों को राजनीति में मौका देने की बात कही है। राजनीतिक परिवारों के दिग्गजों और कुछ निर्दलियों को शामिल इसमें किया गया है। इसमें रामटेक सीट से आशीष जायसवाल, भंडारा से नरेंद्र बोडकर, उनके साथ साथ और भी कई सारे नेताओं को टिकट दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति की जीत का दावा किया है और साथ ही ये भी कहा है कि उद्धव गुट के नेता हमारी पार्टी में आने वाले हैं। या ठिकाणी चलिए, एक तरफ जो गठबंधन सत्ता में है उसकी हमने बात की, तो अब ऑपोजिशन का यानी कि महाविकास आघाड़ी जो है उसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ सीटों पर रसाकशी की खबरों के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य की सभी 268 सीटों पर महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति लगभग बनती दिखाई पड़ रही है। कल शाम 4 घंटे तक तीनों पार्टी के नेताओं की बैठक के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है और कोई और मीटिंग नहीं होगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि आज मीटिंग सीट शेयरिंग को लेकर ऐलान किया जाएगा। हालांकि बैठक के बाद कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि 4 से 5 सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन आज दोपहर तक इस पर जो बात है वो बन जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमवीए में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग तय की गई है, जिसमें कांग्रेस करीब 100 से 105 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी 96 से 100 सीटों पर, एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अन्य दलों को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक वक्त था जब लग रहा था कि एनडीए में जाने वाली है, लेकिन ना तो अभी फिलहाल वो किसी गुट में दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन उसको एनडीए के यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके क्लोज माना जाता है। आगामी चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। इस लिस्ट में 54 उम्मीदवारों के नाम हैं। सबसे अहम बात यह है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उनके गृह क्षेत्र माहिम विधानसभा से चुनाव क्षेत्र में उतारा गया है। अमित ठाकरे अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे के बाद चुनावी मैदान में उतरने वाले दूसरे ठाकरे होंगे।
देश की राजधानी दिल्ली में बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय राजधानी में 10 दिनों के लिए 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों को स्कूल बैग से निजात मिलने वाली है। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 10 बैगलेस डे लागू किए जा रहे हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि हैप्पीनेस कैरिकुलम या घूमने फिरने आदि गतिविधियों को बैगलेस डे में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा छात्र ऐतिहासिक स्मारकों, संस्कृति स्थलों, शिल्प केंद्रों, पर्यटन स्थलों और कई अन्य स्थानों पर भी जा सकते हैं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि गतिविधियों को सावधानी से चुना जाए ताकि स्कूल के पास उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो सके। स्कूली बच्चों के लिए भारी भरकम बैग को लेकर स्कूल जाना हमेशा एक बहस का मुद्दा बन गया है। इस विषय पर खूब चर्चाएं होती हैं कि छोटे बच्चों पर पढ़ाई का इतना लोड जो डाला जा रहा है, उसमें इतने भारी भरकम बैग स्कूल में जो ले जाने पड़ते हैं, वो कहां तक जायज है। चलिए, तो आप ये देख रहे थे कि किस तरीके से अब ये बैगलेस डे की जो बात कही जा रही है, वहीं दिल्ली सरकार के निर्देश से पहले ही दिल्ली के कुछ स्कूलों में बैगलेस दिन जो है वो आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा लागू किया गया है। हमारी सहयोगी प्रेरणा शर्मा ने शालीमार बाग के मॉडर्न पब्लिक स्कूल में माता पिता और बच्चों से इस मामले पर बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है दिल्ली के सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को कि जो 10 डेज़ बैगलेस डे वाली जो योजना है वो सभी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसे में हम पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे। ये जो योजना है वो क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए लागू की जाएगी। तो हम पेरेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस योजना के बारे में क्या कहना है। क्या नाम है मैम आपका? मैम, मेरा नाम शालिनी है। क्या कहना चाहेंगी जो दिल्ली सरकार ने अभी दिशा निर्देश जारी किए हैं सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स को कि जो 6 to 8 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है 10 बैगलेस डेज किए जाएंगे हर स्कूल में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसे देखती हैं आप इस योजना? मैम, मैं इस योजना को अलग तरीके से देखती हूँ। बहुत ही अच्छा निर्देश जारी किया है हमारी सरकार ने नो बैग डे का। ये बच्चों के लिए एक अलग ही एक्सपोजर है। इसमें हम शिक्षा जो बच्चों को दे रहे हैं, एक अलग तरीके से बच्चा ले रहा है इसमें शिक्षा। वो यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा ही नहीं रहा, उसको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक पिकनिक पर जा रहा हूँ। आज मेरे बैग में सिर्फ लंच है, सिर्फ वाटर बॉटल है, तो बच्चा बहुत खुश है। जी, आप कैसे, आपका नाम क्या है मैम और किस क्लास में है आपका बच्चा और कैसे देखती हैं आप इस योजना को? कैसी पहल है ये सरकार की? मैम, मेरा बच्चा क्लास 8 में है। मुझे ऐसा लगता है आज के समय में जब पढ़ाई बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बोझ होती जा रही है, शायद इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के पढ़ाई में, उनकी ज़िंदगी में एक नई तरह की जान डाल सकती हैं। बच्चा स्कूल में जब पढ़ने के अलावा एक्टिविटीज़ के लिए आता है तो मुझे लगता है कि बच्चे का उत्साह ही कुछ और होगा। जी, क्या नाम है मैम आपका? नमस्कार मैडम, मेरा नाम शिल्पी है और मेरे बच्चे मॉडर्न पब्लिक स्कूल में 7th क्लास में हैं। मैडम, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। मेरे बच्चे जब उनको पता चलता है नो बैग डे है, वो एक दिन पहले तैयारी करते हैं, इतने खुश होते हैं और जब आते हैं तो उससे डबल खुश होते हैं। तो मुझे, और मैंने ये इम्प्रूवमेंट अपने बच्चों में भी देखी है। पढ़ाई का स्तर उनका बढ़ गया है क्योंकि पूरे हफ्ते पढ़ते हैं और एक दिन का इंतज़ार करते हैं कि नो बैग डे होगा, और उसमें उनका मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। तो आप ये कह रही हैं कि स्कूल में जो है पहले से ही ये योजना चल रही है? जी जी, पहले से ही चल रही है और मैं तो तहे शुक्राना करूँगी प्रभु का भी कि सरकार ने ऐसी चीज़ निकाली और हमारी मैडम ने ये पहले से ही इम्प्लीमेंट करी हुई थी और मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत खुश हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्कूल है यहाँ पे पहले से ही जो है वो योजना है 10 डेज़ बैगलेस डे की जो योजना है 10 डेज़ बैगलेस होने की, वो पहले से ही यहाँ चल रही है। तो अब और भी ये खास हो गया है। तो हम इन मम्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इनके बच्चे बैगलेस डेज़ में आते हैं तो इन्हें वो कैसा महसूस करते हैं और इनमें क्या बदलाव अभी तक इन्हें देखने को मिला है।
तो कैसा बदलाव देखने को मिलता है बच्चों में और किस तरह से जो एक दिन पहले जो एक्साइटमेंट रहता है उनके बीच रहता है? जैसे मैंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। जब बच्चे पूरा हफ्ता पढ़ते हैं, जबकि यहाँ की टीचर्स बड़ा अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो फिर भी फील करता है कि कुछ नया नहीं हो रहा। तो जब उनको नो बैग डे का पता चलता है कि हर महीने ये चीज़ होती है यहाँ पर, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, उनका एनर्जी लेवल ही कुछ और होता है। एक बड़ी सी लिस्ट मुझे मिलती है कि मम्मी ये लेके जाना है, ये खाना है, और फ्रेंड्स के साथ बैठ के हमने ये वाली एक्टिविटी करनी है। और अलग अलग एक्टिविटी हर बार होती है, ऐसा नहीं होता कि एक एक्टिविटी। कभी क्रिएटिविटी एक्टिविटी होती है, कला अमृत में बच्चे जाते हैं, स्टेज एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। और मैंने वो बदलाव अपने बच्चे में देखा है कि धीरे धीरे उसका लर्निंग IQ भी बढ़ गया है, क्योंकि जब हम क्लास में बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं, उसमें बच्चा जो है वो अलग सीखता है, और जब वो मंच पे जाकर, स्टेज पे जाकर बच्चों के बीच में सीखता है, उसका वैल्यू ही अलग होती है। तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा इनिशिएटिव प्रिंसिपल मैम ने करा है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी? इस स्कूल में तो है और आप देख भी रही हैं किस तरह से बच्चों में बदलाव है, आपके बच्चे में बदलाव है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्या दिल्ली के सभी स्कूल में जो सरकार ने आदेश जारी किए हैं, उसके बाद दिल्ली के सभी स्कूल में जल्द से जल्द इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और क्या फ़ायदे होंगे बच्चे को? मैम, मुझे लगता है कि इस योजना को जितनी जल्दी हो सके हर स्कूल को लागू करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नो बैग डे में ना कई बार 10 या 15 मिनट में बच्चा इतना कुछ सीख जाता है। मैं आप कहो तो अपने बच्चे का एग्जांपल देती हूँ। मेरा बच्चा मॉडर्न पब्लिक स्कूल में क्लास 8 में है। जब उनकी मैथ्स की एक्टिविटी हुई थी, उनकी स्क्वायर रूट से रिलेटेड कोई पिरामिड एक्टिविटी हुई थी, मेरे बच्चे को मैं घर में इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, मैं उसको स्क्वायर रूट नहीं याद करा पाई, लेकिन जब वो घर वापस आया तो उसे पहले फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट टिप्स पे थे। तो मैं तो कहूँगी हर स्कूल को इस तरह का कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए, ताकि सारे पेरेंट्स और सब बच्चे जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को समझें, सीखें और उनको अपनाएं। हेलो मोटो। मोटोरोला एज 50 प्रो, दुनिया का पहला AI पावर्ड प्रो ग्रेड कैमरा। चलिए, वक्त हो चुका है मोटोरोला टॉपिक ऑफ द डे। कितना असरदार होगा दिल्ली में नो बैग डे?